दोस्तों आज हमारे पास है यहाँ पर क्लास 12th फिजिक्स का एक काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर जो कि आपका है 2022 यानी कि प्रीवियस ईयर पेपर। ठीक है, तो यहाँ पर आपको वीडियो को छोड़कर नहीं जाना। अब ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि प्यारे दोस्तों आज के इस वीडियो पे आपको मैं इस पूरे फिजिक्स के पेपर का कराने वाला हूँ सोल्यूशन। और आप देख पा रहे होंगे आपके सामने ये कॉपी है, इस कॉपी पर हम लोग इस पेपर का पूरा सोल्यूशन करेंगे। कैसे हर एक क्वेश्चन को बोर्ड पे आपको लिख के आना है और आप देखेंगे इस पेपर में कि किस प्रकार के क्वेश्चन पेपर बोर्ड एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पेपर मैंने नहीं बनाया, ये बोर्ड का आपका ओरिजिनल पेपर है। ठीक है ना, तो ऐसे आप देख रहे हैं। तो इसका हम लोग चलिए करते हैं सोल्यूशन। और आप देख सकते हैं इसका जो कोड वगैरह जो भी चीज़ें हैं, क्योंकि ओरिजिनल पेपर है तो हम लोग ज़्यादा टाइम वेस्ट अब नहीं करेंगे। शुरू करते हैं यहाँ पर अपने पहले क्वेश्चन से, ऑब्जेक्टिव से। ठीक है, तो अब देखिए इसमें आपको देखना है कि जो क्वेश्चन है वह किस प्रकार के आते हैं और कैसे हमें इनका आंसर दे के आना है। ठीक है, चाहे न्यूमेरिकल हो, डेरिवेशन हो, थ्योरी के क्वेश्चन हो, हर एक प्रकार के क्वेश्चन तो बोर्ड एग्जाम में आते हैं, पेपर में आपको पता है। तो चलिए शुरू करते हैं यहाँ पर पहले क्वेश्चन से। देख पा रहे होंगे आपका खंड आ। अब इसमें पहले फिजिक्स में आपको पता है 6 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आते हैं हमारे यूपी बोर्ड के। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देखिए आपके सामने है कि एक प्रत्यावर्ती धारा परिपथ में धारा I बराबर I0 साइन ओमेगा t माइनस π/2 प्रवाहित है, तो परिपथ के सिरों के बीच प्रत्यावर्ती विभव E बराबर E0 साइन ओमेगा t लगाया जाता है। तो परिपथ में व्यय शक्ति क्या होगी, आपको इसका आंसर देना। तो यहाँ पर इसका पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। तो आप करेंगे यहाँ पर कॉपी पर कैसे लिखना है, देखिए यहां पर आपको सबसे पहले डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 1 और 1 में आप यहां पर देंगे कौन सा, का नंबर का आंसर। ठीक है, तो का नंबर में हमारा चौथा विकल्प जैसे सही है तो हम लोग इसमें लगा देंगे 0। इसी प्रकार से दूसरे में आइए, तो दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि 0 केल्विन ताप पर शुद्ध अर्धचालक होता है तो विद्युत रोधी होता है, तो खा नंबर का हमारा चौथा ऑप्शन सही है, इसलिए कर देंगे यहां पर आप लोग प्रश्नोत्तर संख्या खा का सेकेंड। देखिए जितने भी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है इनसे आपको एक सीख लेनी है। ठीक है, कि कैसे बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन फिजिक्स में आते हैं, क्योंकि यही वो पेपर है भैया फिजिक्स का जिससे कि लगभग बहुत सारे बच्चे डरते हैं। चाहे वो एक टॉपर स्टूडेंट हो, चाहे एक कम मतलब कि कम पढ़ा जो भी है। जैसे कि मान लीजिए काफ़ी सारे छात्र बोलते हैं कि भैया तैयारी नहीं हो पाई है, पूरे साल हमने पढ़ा नहीं है, तो ऐसे में आपको प्रॉब्लम होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग चाहे टॉपर की बात करें चाहे एक एवरेज स्टूडेंट की बात करें, सभी को प्रॉब्लम चलती है। तो भैया इस पेपर को पूरा देखना है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखिए, यहां पर गा नंबर है कि V इलेक्ट्रॉन वोल्ट ऊर्जा वाले इलेक्ट्रॉन से संबद्ध दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य लगभग होता है। तो यहां पर आपका पहला विकल्प इसमें सही है जैसे, तो इसका आप लोग देखिए कर देंगे ऑप्शन फर्स्ट। ठीक है, ऐसे आपको करते जाना है। ग नंबर का हमारा पहला विकल्प हो गया और प्रत्येक क्वेश्चन को देखते जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर है कि परमाणु के अंदर अल्फा कण किस बल के कारण प्रेरित होते हैं, तो कूलाम बल के कारण। किसके, कूलाम बल। तो यहां पर आप लिख देंगे कूलाम बल। प्रश्नोत्तर संख्या 1 का घ आपका यहाँ पर थर्ड ऑप्शन सही है। अब चलिए इधर देखिए, इधर आपका यहाँ पर अंगा नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय विकिरण स्पेक्ट्रम में आवृत्त विकिरण का आवृत्ति परास है। तो यहाँ पर आपका जैसे सेकंड ऑप्शन सही है, तो इसमें आप डाल देंगे अंगा का सेकंड नंबर। ठीक है ना, 3 × 10⁻16 और इसके ऊपर तक। ठीक है, तो ये आपका सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पर नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है 4 नंबर, कह रहा है कि एक किरण पुंज वायु से जल में प्रवेश करता है तो निम्नलिखित में से कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। ठीक है ना, कौन सा अपरिवर्तित रहेगा। तो 1 नंबर का ये क्वेश्चन है जिसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पर आवृत्ति। ठीक है, इसकी फ्रीक्वेंसी नहीं चेंज होती है, तो यहाँ पर चौथा विकल्प आपका सही हो जाएगा। अब आइए यहाँ पर 1 नंबर वाले जो आपके यहाँ पर क्वेश्चन आते हैं सब्जेक्टिव टाइप में। जैसे कि पहला क्वेश्चन है, देखिए 1 नंबर में कैसे सॉल्व करना है सारी चीजें। अब ये वीडियो अब तक का सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि इससे पूरा चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी कि भैया फिजिक्स पढ़ना और फिजिक्स में अच्छे नंबर लाना अलग बात है। ठीक है ना, कॉपी अच्छे तरीके से लिखेंगे और कॉपी में जैसे बताऊंगा न्यूमेरिकल डेरिवेशन सारी चीजों को सॉल्व करेंगे तो आप फिजिक्स में 65 प्लस अंक 70 में आराम से स्कोर कर देंगे। चलिए क्वेश्चन करा कि एक अल्फा कण 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम विद्युत क्षेत्र में स्थित है, तो उस पर लगने वाले बल की गणना करनी है। ठीक है, बल निकालना है, 1 नंबर का क्वेश्चन है। तो देखिए यहाँ पर डालेंगे खंड बा और लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का का। तो इसमें देखिए दिया क्या गया है, तो आपको दिया गया है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता यानी ई का मान। तो कितना दिया गया है, 15 × 10⁴ न्यूटन प्रति कूलाम, ये दिया गया ना विद्युत क्षेत्र। और इसके बाद आपको निकालना क्या है, तो कह रहा है कि लगने वाला बल निकालिए, जो भी बल लग रहा है। तो चलिए हमें पता है कि जो अल्फा कण पर आवेश होता है वो
यहाँ पर कितना होगा 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन पर आवेश आपका जितना होता है इसका हम लोग 2 से गुणा करा देंगे, है ना। और जब इतना कराएंगे तो यहाँ पर देखिए आप ये आवेश हमारा निकल आया और विद्युत क्षेत्र की तीव्रता भी निकल आई। तो फिर हम लोग निकालेंगे अल्फा कण पर लगने वाला बल। तो भैया इसका सूत्र होता है F बराबर Q इंटू E। सूत्र आपने जरूर पढ़ा होगा इसको, ठीक है, ये फार्मूला है। तो भैया यहां से F इक्वल टू क्या करेंगे, Q का मान आपके पास ये दिया गया है और E का मान आपके पास दिया गया है, दोनों का कर देंगे गुणा। तो जब यहां पर गुणा कराएंगे देखिए 2 गुणे 10 सॉरी 2 गुणे 1.6 गुणे 10 घाते 19 गुणे 15 गुणे 10 घाते 4, तो दोनों का गुणा हुआ। तो देखिए यहाँ पर इसका 15 से आप कराइए इसमें, तो जैसे 15 दूना 30 हुआ और 30 का कराएंगे 1.6 में, तो यहाँ पर आपका 4.8 बनेगा। लेकिन यहाँ पर इन घातों की अगर बात करें तो यहाँ पर 15 4 19 यानी कि माइनस का 15 आएगा। और फिर अगर आप लोग 4.8 को 48 बनाएंगे तो ये जो आपकी 15 वाली घात है ये आपकी यहाँ पर 14 में आ जाएगी, ठीक है ना। इस प्रकार से इनमें कन्वर्जन हो गया है। तो बल का मान आपका यही आएगा और इसका मात्रक लास्ट में लिख देना है, n बना देंगे या तो न्यूटन, ठीक है ना, न्यूटन होता है बल का मात्रक। तो ऐसे कर देना है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत फ्लक्स का क्या ऐसा है, इसका मात्रक लिखिए। विद्युत फ्लक्स क्या होता है 1 नंबर का, चलिए इसको जानते हैं। तो देखिए यहाँ पर आपको डालना है प्रश्नोत्तर संख्या 2, है ना, 2 का खा। और विद्युत फ्लक्स के जानते हैं क्या होता है, चलिए। तो देखिए विद्युत फ्लक्स क्या है, विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के, ये थ्योरी का क्वेश्चन है, थ्योरी वाले जो मैं बताता हूँ कि थ्योरी पढ़ लीजिए, तो थ्योरी ऐसे ही आएगी, ठीक है। तो विद्युत क्षेत्र में स्थित किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबोत गुजरने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या को उस पृष्ठ से आबद्ध विद्युत फ्लक्स कहा जाता है, ठीक है। ये होता है हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स या विद्युत फ्लक्स, यानी कि जो लंबवत गुजरने वाली किसी, जैसे कोई काल्पनिक पृष्ठ होता है विद्युत क्षेत्र में स्थित होता है और उससे जो लंबवत गुजरने वाली जितनी भी बल रेखाएं होंगी उन सभी की संख्या को कहते हैं विद्युत फ्लक्स, ठीक है। अब देखिए यहां पर विद्युत क्षेत्र E में रखे किसी काल्पनिक पृष्ठ से बद्ध विद्युत फ्लक्स को निम्न सूत्र द्वारा व्यक्त करते हैं, जो कि सूत्र आपके सामने दिया गया है। क्योंकि इसमें आप सूत्र भी बता देंगे तो नंबर कटने का जो चांस है वो बिल्कुल ना के बराबर हो जाता है, ठीक है। ऐसे ही प्रत्येक क्वेश्चन को क्लियर करके आना है आपको, ठीक है। तो यहां पर हो जाएगा देखिए फाई ई इक्वल टू, यहां पर देखिए एस का मतलब होता है सरफेस यानी पृष्ठ, ठीक है ना, और इसका समाकलन ई डॉट डी ए, ठीक है ना, वेक्टर ई डॉट टी ए। तो ये हो जाएगा। और डी ए आपका क्या है, ये एक अल्प क्षेत्र का अल्प भाग का जो है क्षेत्रफल होता है और इसका हो जाएगा। और मात्रक की बात करें तो विद्युत फ्लक्स का मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम हो जाता है। क्या होता है, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम, क्योंकि जो ई है इसका मान आपका यहाँ पर क्या होता है F अपॉन Q ऐसे करके, तो इसीलिए न्यूटन हो जाएगा। और Q का आपका कूलाम, तो आवेश के लिए कूलाम हो जाएगा। और मीटर स्क्वायर मतलब कि क्षेत्रफल है तो इसका मात्रक आपका हो जाएगा इस प्रकार से न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलाम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। यहाँ पर आपके सामने क्वेश्चन कर रहा है कि ओमीय एवं अनओमीय प्रतिरोधों के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच ग्राफ खींचिए। 1 नंबर का ये क्वेश्चन है प्यारे साथियों, ठीक है। तो चलिए इसको करते हैं हम लोग यहाँ पर। तो देखिए यहाँ पर आपको डाल देना है गा नंबर दूसरे के अंतर्गत, है ना। तो प्रश्नोत्तर संख्या 2 का आप लोग गा डालेंगे, ठीक है। और फिर जानते हैं हम लोग ओमीय प्रतिपद क्या होता है और अनओमीय जो है प्रतिरोध क्या होता है, ठीक है। तो इसके लिए आपको ऐसा ही करना है। और हाँ, आपको अगर फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी में प्रॉब्लम आ रही है तो हैंड रिटेन नोट्स आपके लिए मैं बना के रखा हूँ और एकदम उसमें सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारे न्यूमेरिकल डेरिवेशन, हर चीजें ऑब्जेक्टिव के साथ ली गई हैं। तो अगर आप चाहते हैं उसको प्राप्त करना तो तीनों सब्जेक्ट का आप लोग ले सकते हैं। पीडीएफ आपको मैं प्रोवाइड करा दूंगा मात्र 70 रुपीज में, 70 रुपए में आप ले सकते हैं। और मोबाइल नंबर आपके सामने दिया गया 9511470534। इस मोबाइल नंबर पर आपको 70 रुपए पेमेंट करना है और वहां पर मैं आपको तीनों सब्जेक्ट का बिल्कुल प्रोवाइड करा दूंगा। और इसमें देखिए प्रत्येक सब्जेक्ट, चाहे फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी, प्रत्येक का पूरा अच्छे तरीके से ये सारी चीजें उसमें सम्मिलित हैं। तो अगर आपको भी प्रॉब्लम है तो आप ले सकते हैं। अगर आपके जो है तैयारी अच्छे से नहीं हुई है उसमें सारी चीजें मिल जाएंगी। तो इस नंबर पर आप लोग जरूर कर दीजिएगा अगर चाहिए, वरना परेशान नहीं करना प्लीज, ठीक है ना, क्योंकि काफी सारे इस समय काम है। तो आपको जो है परेशान नहीं करना, फोन कर करके चाहिए तो आप ले सकते हैं। बाकी अदरवाइज अपनी तैयारी आप बेहतर तरीके से करिए, जहां से भी मिले आपको सारी चीजें, ठीक है ना। तो चलिए हम आते हैं अपने टॉपिक पर। आप देखिए यहां पर आपके सामने है ओमीय प्रतिरोध क्या होता है। ओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच जो ग्राफ होता है, देखिए जो ओमीय प्रतिरोध होता है वो ओम के नियम का पालन करते हैं, ठीक है। ऐसे प्रतिरोधों को बोलेंगे ओमीय प्रतिरोध। तो
यहाँ पर ये देखिए आपको एक पॉइंट O दिख रहा है और ये आपकी धारा की दिशा है और ये आपका वोल्टेज है, ठीक है। और इन दोनों का परिणामी ये धातु चालक है। तो ये होता है ओमीय प्रतिरोध। और अगर बात करें अनओमीय की तो यहाँ पर वो देखिए आपके सामने अनओमी है। इसमें क्या होता है, अनओमीय प्रतिरोध के लिए वोल्टता V तथा धारा I के बीच जो ग्राफ होता है वो इस प्रकार से होता है। टार्च वाल्व भी इस प्रकार से होता है ना, टार्च तो आप जानते होंगे ना, तो ये ऐसा होता है। ये ओम के नियम का पालन नहीं करते, ठीक है ना। और इसमें I की दिशा और ये V की दिशा। तो ऐसे आपको इसमें 1 नंबर के लिए क्वेश्चन है जो कि आपको बना के आ जाना है। अगला क्वेश्चन घ नंबर है, दे ब्रॉगली तरंग को गतिज ऊर्जा के पदों में व्यक्त कीजिए, ठीक है। 1 नंबर का ये भी क्वेश्चन है, चलिए उसको करते हैं। तो यहां पर देखिए आप पहले डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का घ, ठीक है। अब इसको लिखते हैं जो दे ब्रॉगली तरंग दैर्घ्य है इसको गतिज ऊर्जा के पद में व्यक्त करना है। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि जो दे ब्रॉगली तरंग होती है इसको लैम्डा से व्यक्त करते हैं। तो लैम्डा बराबर होता है h/p, जहां h क्या है, प्लांक नियतांक है, p आपका संवेग होता है। तो ये सूत्र आपको याद कर लेना, इसी सूत्र से हम लोग प्रूफ करेंगे। अब इसके बाद आपको नेक्स्ट लिखना है कि यदि एक m द्रव्यमान का कण v वेग से गतिशील है तो उसकी गतिज ऊर्जा यहां पर होगी k = 1/, यहां पर देखिए आपका हो जाता है 2, है ना, 1/2 होता है ना, mv² करके ऐसा फार्मूला। तो ये आपका गतिज ऊर्जा है और ये आपका तरंग दैर्घ्य। अब इसमें लैम्डा को k के पदों में यानी कि इन दोनों का संबंध आपको बताना है। यही है लैम्डा जो है तरंग दैर्घ्य और k आपका गतिज ऊर्जा, इन दोनों में रिलेशन आपको प्रूफ करना है, ठीक है ना। तो ये फार्मूला आ गया। अब इसके बाद नेक्स्ट देखिए क्या करना है, यहां से v का मान आप निकाल सकते हैं। कैसे, देखिए अगर v का मान आपको चाहिए तो आप 2 को इससे गुणा कराएंगे, m आपका दोनों के बटे में आ जाएगा और इसका स्क्वायर हटेगा तो ये अंडर रूट के अंदर। तो इस प्रकार से v बराबर √2k/√m, ये आपका इसी फार्मूले से v का मान निकल आया। इसके बाद आपको पता है संवेग का सूत्र जो होता है, संवेग की परिभाषा से p बराबर होता है m × v, ठीक है ना, द्रव्यमान गुणे वेग, यानी संवेग बराबर द्रव्यमान गुणे वेग। तो ये आपका संवेग की परिभाषा से ये सूत्र बना। अब इसके बाद आपको पता है कि v का मान हमारे पास ऑलरेडी दिया गया है। तो इस पूरी वैल्यू को आप उठा के यहाँ पर p बराबर करेंगे m गुणे v की जगह पर आप रख देंगे, ठीक है ना। तो m और गुणे जो v है v की जगह पर देख सकते हैं, इससे पूरी वैल्यू को उठा के रख दिया गया। जब इसको रखेंगे तो यहाँ पर m जो है m की जगह पर आपको √m गुणे √m रहेगा। तो 1 √m से 1 कट जाएगा तो बचेगा 1 √m ऊपर। तो इसलिए p का मान जो बचेगा ऊपर √2km बच जाएगा, ठीक है। अगला स्टेप देखिए, अब p का मान निकल आया। अब यहां पर अगर आप ध्यान देंगे तो लैम्डा बराबर h/p ही तो है और p का मान आप उठा के रख दीजिए p की जगह पर, ठीक है। तो लैम्डा बराबर देखिए क्या बनेगा, लैम्डा बराबर h/p, तो p का मान ये है और इसी को उठा के नीचे रख दिए और यहां से आपका लैम्डा और k में ये संबंध आ गया। और यही चीज आपको ज्ञात करनी थी इसमें, ठीक है ना, क्योंकि क्वेश्चन आपसे यही तो कहा था कि आप लोग तरंग दैर्घ्य और गतिज ऊर्जा को पदों में व्यक्त करिए, यानी कि इन दोनों के बीच संबंध को बताइए। तो इस प्रकार से ये 4 क्वेश्चन आपके 1-1 नंबर वाले यहां से जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर अगले क्वेश्चनों पर। तो इसके बाद देखिए यहाँ पर आपका क्वेश्चन और भी हैं, 4 नंबर तक क्वेश्चन इसमें 1-1 नंबर वाले आते हैं। तो इस बार क्वेश्चन आपका यहाँ पर देखिए इस प्रकार से न्यूमेरिकल टाइप का कह रहा है कि एक उत्तल लेंस के प्रत्येक वक्र पृष्ठ तल की त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है तथा लेंस के माध्यम का अपवर्तनांक 1.5 है। यदि लेंस को निम्नलिखित चित्र में दिया गया जो चित्र है आपके सामने ए बी के अनुदिश काट दिया जाए तो प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करिए। यानी कि ये पूरा एक लेंस है ना आपके सामने, और अगर इसको हम लोग क्या करें, काट दें बीच से, जैसे कि रेखा है, तो एक अलग लेंस बनेगा और एक आपका अलग डिवाइड हो जाएगा। अब यहाँ पर जो नए नए लेंस बनते हैं उनकी फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। चलिए करते हैं हम लोग 4 नंबर क्वेश्चन को। तो देखिए अब आपको यहाँ पर क्या करना है, लिखना है प्रश्नोत्तर संख्या 2 का अंगा, क्योंकि अंगा नंबर क्वेश्चन है 5वां, है ना। अब इसमें आइए क्या क्या चीजें देखिए करना है। पहली बात दिया है आपका R1, यानी कि पहली त्रिज्या कितनी दी गई है 20 सेंटीमीटर। अब दूसरी आपको R2 यहाँ पर 20 तो रहेगी, लेकिन भैया यहाँ पर चीज क्या चेंज होगी, इसकी वैल्यू चेंज होगी प्लस माइनस में। कैसे, अगर आप जैसे कोई लेंस है इसको आप काटेंगे तो एक आपका अवतल बनेगा, एक उत्तल बनेगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक की आपकी प्लस की त्रिज्या होगी और एक की माइनस की, और लेंस का अपवर्तनांक कितना दिया गया तो 1.5, ठीक है ना। तो यहाँ पर लेंस का अपवर्तनांक 1.5 जो कि n का मान है, ठीक है ना। इसके बाद लिखेंगे कि जब लेंस को AB के अनुदिश काटा जाता है तो निम्न 2 लेंस प्राप्त होते हैं। जैसे कि हमने कहा था कि इन दोनों को जोड़ दें जैसे, और अगर आप
जैसे इसको बीच से काटेंगे तो एक पार्ट अलग और एक इधर का अलग, ठीक है ना। तो यहाँ पर दो लेंस बनेंगे, जिसमें आपको क्या करना है, पहले लेंस जो आपका ये वाला है इसमें R1 की जो वैल्यू होगी वो +20 होगी और R2 की वैल्यू यहाँ पर इसकी इनफाइनाइट माइनस की हो जाएगी। और इस वाले लेंस में आइए तो यहाँ पर आपका R2 का मान जो है -20 सेंटीमीटर और R1 का मान इसमें क्या होगा प्लस का इनफाइनाइट। अब इसके बाद देखिए क्या करना है, आपको लिखना है कि हम जानते हैं। अब हम क्या जानते हैं, तो भैया यहाँ पर इस सूत्र को जानते हैं जो कि आपके यहाँ पर होता है 1/f = n-1 और 1/R1 - 1/R2। इस सूत्र को लगाना है आपको, ठीक है। और इसी से आपको पता है अगर हमें पहले लेंस की फोकस दूरी चाहिए होगी तो हम इसको f को f1 कर देंगे और अगर दूसरे की चाहिए होगी तो इसको f2 कर देंगे, है ना। और R1 R2 इसी हिसाब से अगर पहले की चाहिए होगी तो पहले के R1 R2 लेंगे और दूसरे की चाहिए होगी तो दूसरे के R1 R2 लेंगे और n का मान दोनों के लिए आपका 1.5 ही रहेगा, ठीक है ना। तो इसी फार्मूले का चलिए यूज करके हम लोग फोकस दूरियों को निकालते हैं। तो यहाँ पर देखिए आप पहले लिखेंगे प्रथम लेंस के लिए, यानी कि जो आपका ये इधर वाला पार्ट है, ठीक है, इसके लिए। तो यहाँ पर 1/f को मैंने बताया था f1 हो जाएगा पहले लेंस के लिए और n का मान 1.5 है और R1 और R2 को जो है आपको बताया था कि जो पहला लेंस है इसके लिए R1 का मान आपका 20 सेंटीमीटर और इधर का जो R2 का मान है वो माइनस का इनफाइनाइट हो जाएगा, है ना। हमने अभी देखा जस्ट, और फिर से आप देख सकते हैं अगर आपको कन्फ्यूजन है तो ये चीज़ें इस प्रकार से रखेंगे। जब यहाँ पर कैलकुलेट करेंगे तो 1.5 से 1 जाएगा तो 0.5 और यहाँ पर 1/20 बचे क्योंकि माइनस का इनफाइनाइट आपका 0 हो जाएगा, है ना। और इस प्रकार से यहाँ पर इससे जो है भाग कराएंगे तो यहाँ पर आपका 5/200 हो जाएगा ये, और इसको 1/40 बना देंगे तो यहाँ पर 1/f1 = 1/40 यानी कि f1 का मान 40 सेंटीमीटर आ गया। पहले लेंस के लिए आपकी फोकस दूरी 40 सेंटीमीटर। अब आइए दूसरे वाले में, तो लिखेंगे द्वितीय लेंस के लिए फोकस दूरी। तो द्वितीय लेंस के लिए हमने बताया कि इसको f2 कर देंगे वैसे ही, ठीक है ना। जो f1 का मान था इसको हम लोग f2 बना देंगे और n का मान वही रहेगा और यहाँ पर चेंज होगा, R1 का इनफाइनाइट हो जाएगा और R2 का -20 हो जाएगा। जैसे कि अभी जस्ट मैंने आपको इस चित्र में ही बताया था, यहाँ पर ये देख सकते हैं R1 और R2, है ना, इसी प्रकार से। तो चलिए इसके बाद आपको यहाँ पर रखना है वैल्यू को और f2 = यहाँ पर 0.5 इसका बचा और यहाँ पर इसका कितना बचेगा 1 ये देखिए माइनस उसको प्लस बना दिया तो 1/20 हो गया और ये भी 5/200 बनेगा, है ना। और 1/40 यानी कि ये भी आपका f2 का मान भी 40 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से ये फोकस दूरियां आपकी निकल आई हैं, ठीक है ना। कहा गया ना प्रत्येक नए लेंस की फोकस दूरी आपको ज्ञात करनी है। तो चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर आपका 4 नंबर क्वेश्चन, तो इसको देखते हैं। यहाँ पर देखिए न्यूमेरिकल है, ऐसे क्वेश्चन आ जाते हैं जब बोर्ड एग्जाम में तो आप लोग कंफ्यूज हो जाते हैं भैया कि यार ये तो हमारा आउट ऑफ सिलेबस आ गया। अब देखिए ध्यान से, आप पहले पढ़ाई नहीं करते हैं फिर पता चलता है कि आउट ऑफ सिलेबस है, ऐसा नहीं होता। देखिए फिजिक्स है, केमिस्ट्री है, ये दो ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन थोड़ा सा घुमा के पूछे जाते हैं। लगेगा आपको ऐसा कि आउट ऑफ सिलेबस है, लेकिन ऐसा नहीं होता। जैसे यहाँ पर क्वेश्चन कह रहा है कि एक उत्तेजित हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट यानी ईबी है। तो बताइए कि इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग आपको ज्ञात करना है। दिया गया है कि एनवी कक्षा में जो संवेग है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा -13.6 n² इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है। चलिए इसको करते हैं हम लोग। यहां पर देखिए क्या चीजें दी गई, पहले लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 2 का 4। तो दिया क्या है, हाइड्रोजन परमाणु के इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा यानी ई का मान कितना दिया गया 3.4 माइनस का, है ना, इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ये चीजें आपके पास दी गई हैं। इसके बाद एनवी कक्षा में इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा कितनी दी गई है, तो यहां पर -13.6 n², तो ये दिया गया इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। अब इसके बाद आपको पहले क्या निकालना है इसमें कोणीय संवेग। तो कोणीय संवेग जो होता है इसको जे से डिनोट करते हैं। तो यहाँ पर ई का मान आपके पास ये दिया गया है, इसलिए ई का मान आप यहाँ पर पहले रखेंगे और ई बराबर आपका यहाँ पर कितना है 13.6 n²। और एक आपका यहाँ पर हाइड्रोजन परमाणु की जो है इलेक्ट्रॉन की ऊर्जा दी गई है। तो इससे जब आप बराबरी करवाएंगे तो ये माइनस माइनस के दोनों हैं तो दोनों का प्लस कैंसिल होगा, है ना। अब जब माइनस माइनस कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो इस प्रकार से कितना बचेगा, ये आपका जो 13.6 है ये 34 अगर इसको बनाएंगे तो ये 3.4 को हम लोग अगर 34 बनाएंगे तो 13.6 भी हमारा 136 हो जाएगा। दोनों तरफ के दशमलव बराबर हैं, दोनों को कैंसिल करेंगे तो दोनों के हट जाएंगे, है ना। और ऐसे में आपका बनेगा n² बटे में रहेगा। तो n² का अगर हम मान निकालना चाहें तो यहाँ से क्या करेंगे 34/136, तो कितनी बार में जाएगा 4 बार में, पूरा 4 बार में कट जाएगा। तो n² बराबर 4 आया और n का मान यहां से आपका 2 आ जाएगा, ठीक है।
तो ये वैल्यू आपको यहाँ तक समझ में आई। आता है हम कह सकते हैं कि जो ऊर्जा स्तर की संख्या है इसमें वो कुल कितनी हो जाएगी, यहाँ पर 2 हो जाएगी, ठीक है ना, ऊर्जा स्तर की संख्या। इसके बाद यहाँ से देख सकते हैं, अब यहाँ पर देखिए क्या लिखना है आपको कि बोर के अनुसार, जो बोर का परमाणु मॉडल था, इनके अनुसार क्या था, इलेक्ट्रॉन का nवी कक्षा में कोणीय संवेग जो कि हमें ज्ञात करना है J, इसका फार्मूला होता है J बराबर NH/2π। इसको मैंने आपको ऑब्जेक्टिव में कराया था, ठीक है, तो उसको जरूर आपको ध्यान देना है। ये फार्मूला होता है, याद कर लीजिएगा, किसके लिए, तो बोर के अनुसार, जो बोर का परमाणु मॉडल है इसके अनुसार इलेक्ट्रॉन का जो nवी कक्षा में है, इसलिए यहाँ पर n आया है, nवी कक्षा में कोणीय संवेग का फार्मूला J बराबर होता है NH/2π। अब देखिए n हमने क्या निकाला, यहाँ पर हमने 2 ऊर्जा स्तर अभी जस्ट इसमें निकाले हैं। यहाँ पर अगर आप देखे होंगे, ये देख सकते हैं जो आपका आंसर आया था 2, है ना, तो इसमें हमने 2 निकाला है n का मान। अब देखिए जब हमने 2 निकाला तो यहाँ पर h का मान हमारे पास प्लांक नियतांक है, जो कि वैल्यू आपको ये पेपर में पीछे साइड दी रहेगी, ठीक है, आपको परेशान नहीं होना कि भैया कहाँ से आ गया ये। तो इसमें आप देख लीजिए, यहाँ पर हिंदी जब आपका समाप्त होगा तो यहाँ से आपका पीछे साइड ये चीज़ें देखिए दी रहेंगी, ये देखिए यहाँ पर जो भी वैल्यू हैं ये सारी दी रहेंगी, ठीक है। तो ये आपका प्लांक नियतांक है। और 2 और पाई का मान आपको पता है 22/7 या 3.14 हम लोग रख सकते हैं। तो बस 2 से 2 कैंसिल, 22/7 है तो 7 ऊपर जाएगा, तो 7 गुणे 6.6 हो जाएगा। तो ये आपका देखिए यहाँ पर इस प्रकार से बना, और ये 6.6 को अगर हम 66 बनाएंगे तो यहाँ से इसका जो 34 घाते 35 हो जाएगा, है ना, माइनस का, और 22 नहीं 66 तो 3 7 21, तो 21 आया, और ये 10 घाते माइनस का 35, तो यहाँ से J बराबर 2.1 गुणे 10 घाते फिर से 34, क्योंकि यहाँ पर 21 को हमने 2.1 बना दिया, और ये क्या है, कोणीय संवेग है, तो इसका मात्रा किलोग्राम मीटर स्क्वायर प्रति सेकंड। इस प्रकार से आप लोग यहाँ से पूरा पेपर जो है समाप्त कर सकते हैं, इतना 4 नंबर तक। अब हमारे यहाँ से स्टार्ट होता है खंड सा। तो खंड सा में देखिए आपका यहाँ पर पहला ही क्वेश्चन आपके सामने काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट और मजेदार क्वेश्चन है। चलिए इसको करते हैं। कह रहा है कि रदरफोर्ड के अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से प्राप्त निष्कर्ष लिखिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग से, ठीक है। चलिए इसको करते हैं। तो यहाँ पर आपको पहले क्या डालना है, खंड सा, और इसके बाद प्रश्नोत्तर संख्या 3। तो खंड सा में प्रश्नोत्तर संख्या 3 में आएंगे तो यहाँ पर रदरफोर्ड का अल्फा प्रकीर्णन प्रयोग समझाना है। देखिए पहला आप यहाँ पर लिखेंगे कि रदरफोर्ड के अल्फा कण प्रकीर्णन से प्राप्त निष्कर्ष निम्न है, जिसमें पहला आपके सामने यहाँ पर निष्कर्ष कौन सा है, तो देखिए अधिकांश अल्फा कण स्वर्ण पत्र से बिना विक्षेपित हुए सीधे निकल जाते हैं, और इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला कि परमाणु का अधिकांश भाग खोखला है। जैसे इस डायग्राम में आप थोड़ा सा ध्यान देंगे, ये जो चित्र आपके सामने है, देखिए यहाँ पर ये अल्फा कण है, और ये आपका एक स्वर्ण पत्र है। स्वर्ण पत्र मतलब ये आपको जो बताया गया स्वर्ण पत्र जो है ना, खोखला भाग, ये आपके पास जो गोला है पूरा दिया गया है, और यहाँ पर बीच में नाभिक है, ठीक है ना। तो ये इसमें जो अल्फा कण आते हैं, इसमें जब इससे बमबारी कराएं या जिससे टकराया जाता है, तो ये आपका मतलब जो अधिकांश भाग बाहर का है, इससे तो ये आर पार हो जाते हैं, इधर उधर निकल जाते हैं। लेकिन अगर बात करें जो बीच का पार्ट है, देखिए इसमें देखिए ये एरो है ना, ये पहले इधर से गया है, ये एरो है ना, लेकिन यहां से जब इसमें प्लस पॉइंट है, इसमें टकराया, यहां से पुनः ये रिटर्न हो गया इसी दिशा में। तो कह सकते हैं कि जो अधिकांश भाग बाहरी भाग है वो खोखला है, और इसके बीच में कोई धनावेशित भाग होता है जिसको नाभिक बोलते हैं। तो ये नाभिक है ना, और इसमें यही चीजें होती हैं। बाकी अल्फा कण कुछ पार हो जाते हैं, कुछ आपके रिटर्न हो जाते हैं। तो ये आप कह सकते हैं इसमें, और इससे रदरफोर्ड ने यह निष्कर्ष निकाला था कि परमाणु का जो अधिकांश भाग है खोखला होता है, क्योंकि कुछ परमाणु बाहर निकल जाते हैं। तो यह पहला निष्कर्ष है। अब चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। तो देखिए इसके बाद दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा है आपका कि अल्फा कण धनावेशित होते हैं, अतः कुछ अल्फा कण छोटे छोटे कोण बनाते हुए विक्षेपित हो जाते हैं, और अतः ये किसी धनावेशित वस्तु से विक्षेपित हो सकते हैं। मतलब हम इन्हें जो बोर ने परमाणु मॉडल दिया था रदरफोर्ड ने, उसने ये माना कि जो अल्फा कण होते हैं उसमें धनावेश होता है, और इसी कारण से जो नाभिक है आपका, जो चरम स्वर्ण पत्र है, उसमें भी बीच में कोई धनावेशित पार्ट होगा, तभी तो ये उससे दूर भाग रहे हैं, विक्षेपित हो रहे हैं। तो उन्होंने ऐसा माना था, ठीक है ना। अब देखिए तीसरा निष्कर्ष, तीसरा क्या था, उन्होंने क्या माना कि कुछ अल्फा कण अपनी ही दिशा में वापस लौट जाते हैं। मतलब जैसे मैंने बताया था यहाँ पर कि कुछ अल्फा कण यहाँ से जैसे कि बीज वाला आया, पहले गया और फिर यहाँ पर टकरा के पुनः से वापस हो गया। तो यहाँ पर बताया कि कुछ अल्फा कण अपनी ही दिशा में वापस लौट जाते हैं। इससे यह निष्कर्ष उन्होंने निकाला था कि समस्त धनावेश एक छोटे से भाग में स्थित होता है, यानी कि जो बीच का पार्ट हमने यहाँ पर ये बताया था, तो उसमें स्थित होता
होता है और जिसे बाद में नाभिक का नाम दिया गया, मतलब कि नाभिक मान लिया गया कि वो बीच का पार्ट क्या है, नाभिक ये होता है, जिससे कि वो जो है रिटर्न हो जाते हैं। अगला देखिए यहाँ पर खा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं यहाँ पर लिखिए और इनके संचरण आरेख खींचकर विद्युत क्षेत्र एवं चुंबकीय क्षेत्र अवयव दिखाइए। 2 नंबर का क्वेश्चन। तो चलिए विद्युत चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं हम लोग जानते हैं, यहाँ पर डालेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसमें हम लोग कर रहे हैं खा नंबर का, ठीक है ना। तो खा नंबर डालने के बाद लिखेंगे हम लोग कि विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताएं निम्न है। अब इसमें कौन कौन सी विशेषताएं देखिए। पहली विशेषता, ध्यान से पढ़िएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूं। अब पूरा पेपर ऐसे आपको हर कोई सॉल्व नहीं कराएगा, जैसे मैंने यहां पर पूरा बता दिया है ना। देख सकते हैं कैसे आपको एक एक चीजें बता रहा हूं कि किस प्रकार से पेपर को आपको सॉल्व करना है, ठीक है ना। तो चलिए पहला यहां पर देखिए विद्युत चुंबकीय तरंगों की विशेषताओं में पहली विशेषता इसकी ये है कि जो विद्युत चुंबकीय तरंगों का वेग होता है वो वेग प्रकाश के वेग के बराबर होता है तथा ये निर्वात में भी चल सकते हैं। निर्वात मतलब समझ रहे हैं, जैसे प्रकाश हमारा होता है, सूर्य से प्रकाश किरणें आती हैं, आप थोड़ा सा इमेजिन करिए, वो एक खाली स्थान से ही आती है, वहां पर कुछ भी तो होता नहीं। तो निर्वात जो मतलब कि पूरा एकदम खुला आसमान बोले तो, है ना, तो उसमें क्या होता है, प्रकाश की चाल के ये बराबर चलती हैं विद्युत चुंबकीय तरंगे। तो ये पहला निष्कर्ष है। दूसरा निष्कर्ष क्या है, दूसरा आपके सामने कि विद्युत चुंबकीय तरंगों में अपवर्तन, परावर्तन, व्यतिकरण, विवर्तन तथा ध्रुवण आदि घटनाएं होती हैं। जिस प्रकार से प्रकाश में प्रकाश का परावर्तन होता है, प्रकाश का अपवर्तन होता है, प्रकाश का व्यतिकरण होता है, प्रकाश का विवर्तन होता है, प्रकाश का ध्रुवण होता है, ये सभी घटना मैंने आपको पढ़ाया था ना जो है तरंग प्रकाशिकी में, जब हमने लाइट यूनिट को पढ़ा था, प्रकाश की यूनिट को, उसमें हमने ये सब चीजें पढ़ रखी हैं। तो ये सारी घटनाएं होती हैं। अब इसमें देखिए ये चित्र आपके सामने इस प्रकार से इसको बना देना है आपको। जैसे यहां पर ये क्या है, एक तो आपका ऐसे ऐसे चल रहा है ना, ऐसे ऐसे करके ऐसे इस प्रकार से, है ना, ये चल रहा है। एक आपका इसमें क्या है, विद्युत क्षेत्र ई है और एक आपका चुंबकीय क्षेत्र वी है, ठीक है। और यहाँ पर ये तरंग संचरण है, तरंगे चल रही हैं, ठीक ना, इधर उधर दिशा में ऐसे ऐसे करके। तो ये आपका तरंग संचरण की दिशा होती है इस प्रकार से इधर को, है ना। और ये आपका एक विद्युत क्षेत्र है, एक चुंबकीय क्षेत्र है। तो इस प्रकार से आपको लिखना है विद्युत चुंबकीय तरंगों की क्या है, विशेषताएं। इसके बाद यहाँ से ये कंप्लीट हो जाता है। ऐसे ही करके आपको बोर्ड एग्जाम में आना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर देखिए क्या डालना है आपको, गा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, इसको पहले थोड़ा सा ध्यान से आप लोग पढ़ेंगे और फिर हम लोग करेंगे इसका सॉल्यूशन। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश के किन्हीं 2 स्रोतों के मध्य 24 सेंटीमीटर की दूरी है ना। प्रकाश के 2 स्रोत हैं जिनके बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो ज्ञात कीजिए, न्यूमेरिकल है, देखिए 2 नंबर में कितना बड़ा क्वेश्चन है। अभी आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो ज्ञात कीजिए कह रहा है कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले किसी अभिसारी यानी उत्तल लेंस, अभिसारी प्रकृति किस में होती है, उत्तल लेंस में, उत्तल लेंस को कहाँ रखें, कहाँ पर रखा जाए ताकि दोनों स्रोतों के प्रतिबिंब एक ही बिंदु पर प्राप्त हो या बने, ठीक है। तो चलिए गा नंबर को करते हैं सॉल्व एकदम तड़ाके भड़ाके तरीके से। चलिए यहाँ पर लिखेंगे प्रश्नोत्तर संख्या 3 और इसमें गा नंबर। अब इस चित्र को समझिए थोड़ा सा, डायग्राम को। यहां पर आपके सामने हमने माना कि O1 और O2, सॉरी ये O2 है, ये O है, तो इसको आप नाम दे दीजिए। यहां पर ये 2 पॉइंट है, O1 और O2। यहां पर क्या है, ये 2 प्रकाश स्रोत हैं। अब इसमें दोनों के बीच की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। यहां से आप इस रेखा को देखिए, नीचे वाली ये रेखा, तो O2 से लेकर O1 तक की दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। और बात करें यहां से जो आपका इसका पॉइंट है लेंस का, जहां पर लेंस है आपकी, इसकी दूरी x है। और आप बात करेंगे जैसे पूरी दूरी x हो गई, है ना, यहां से यहां तक की। और आपको O1 से O2 की पूरी दूरी कितनी है, 24 सेंटीमीटर। तो अगर आपको लेंस से O2 तक की चाहिए तो यहां पर क्या करेंगे, 24 से x को घटा देंगे तो ये बचेगा, तो इसलिए 24 माइनस x हो गया, है ना। अब इसमें देखिए थोड़ा थ्योरी आपको समझना, थ्योरी में क्या लिखना। हम यहाँ पर लिखेंगे कि माना उपरोक्त चित्र में, यानी कि दिए गए चित्र में O1 व O2 2 प्रकाश स्रोत हैं, 2 प्रकाश स्रोत हैं, यानी कि जो इनसे प्रकाश आ रहा है। अब देखिए जिनके बीच की दूरी यहाँ पर कितनी है, 24 सेंटीमीटर मैंने आपको बताया, और x सेंटीमीटर की दूरी पर रखा है, ठीक है ना, x सेंटीमीटर की दूरी पर ये लेंस रखा है। तथा O1 का वास्तविक प्रतिबिंब I पर बनता है, तथा जो O1 है ना, इसका वास्तविक प्रतिबिंब कहाँ पर बनता है, I पर, ठीक है ना, ये आपको दिख रहा है, तो I पर बनता है। इसके बाद थ्योरी यहां से समाप्त होती है। अब आते हैं हम लोग यहाँ पर थोड़ा सा डेरिवेशन न्यूमेरिकल टाइप में। तो देखिए यहाँ पर आपको लिखना है
कि प्रकाश स्रोत O1 के लिए, यानी कि जो पहला आपके पास है, ठीक है ना, इसमें अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर जो पहला वाला O1 पॉइंट है, ठीक है ना, ये इसके लिए आप यहाँ पर क्या लिखेंगे, O1 के लिए 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये सूत्र होता है आपका फोकस दूरी का लेंस के लिए, ठीक है ना। तो इसमें देखिए जब ये हो जाएगा तो फोकस दूरी यहाँ पर कितनी होगी, 9 सेंटीमीटर यहाँ पर दी गई है क्वेश्चन में, ठीक है ना। कह रहा ना कि ज्ञात कीजिए कि 9 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले लेंस अभिसारी जो उत्तल है लेंस को कहां पर रखा जाए। तो यहां पर एफ का मान आपको कितना लेना है, यहां पर लेना है आपको 9 सेंटीमीटर, और एक्स यहां पर क्या है, तो ये वस्तु की दूरी है। वस्तु की दूरी मतलब समझ रहे हैं, हमने यहां पर अभी क्वेश्चन में क्या किया था, एक्स को जो है O1 से जो वस्तु की दूरी है एक्स माना था, तो ये आपकी नेगेटिव होगी इसमें, ठीक है ना। तो इसमें आप यहां पर जो यू का मान है वो माइनस करेंगे, तो 1/v माइनस 1 माइनस का x बराबर 1/9। तो यहाँ से देखिए जो ये माइनस है इसको करेगा प्लस, और जब प्लस हो जाएगा तो 1/x इधर जाएगा तो फिर से माइनस हो जाएगा, तो 1/v बराबर 1/9 माइनस 1/x, ये पूरा पलट के इधर चला गया। तो इसको मान लेंगे समीकरण 1, ठीक है ना। अब देखिए इसके बाद लिखना है आपको कि अब प्रकाश स्रोत O2 पर आभासी प्रतिबिंब भी I पर बनता है, यानी कि जो अब दूसरा वाला पॉइंट था हमारा O2, ठीक है ना। तो O2 पर जो आपका आभासी प्रतिबिंब I पर बनेगा, तो यहां पर बोलेंगे जो वस्तु का कार्य करेगा। अब ये देखिए जो हमारा पहले लेंस के लिए पहली जो वस्तु की दूरी थी, इसके लिए आपका प्रतिबिंब यहां पर I पर बन रहा था, ठीक है ना, I पर आपका ये बन रहा था। अब ये O2 के लिए ये वस्तु का कार्य करने लगेगा और फिर आपका प्रतिबिंब यहां पर दूसरा बनेगा। देखिए कैसे, तो यहां पर आपको लिखना है कि 1/v माइनस 1/u इक्वल टू 1/f, ये तो फोकस दूरी रहेगी उसी प्रकार से। अब यहां पर आपको जो फोकस दूरी होगी दूसरे लेंस के लिए, तो यहां पर ये माइनस का हो जाएगा क्योंकि यहां पर हमने प्लस का लिया था, इसमें दूसरे O2 के लिए ये नेगेटिव हो जाएगा, और u का मान 24 माइनस x होगा, क्योंकि भैया यहां पर वस्तु की दूरी कितनी है, वस्तु की दूरी 24 माइनस x है इसमें, ठीक है ना। तो इस प्रकार से इसलिए यहां पर आपको इसको लेना पड़ेगा ऐसे करके, ठीक है ना। ऐसे आपका ये वैल्यू आएगा। तो इसके बाद देखिए क्या करेंगे, इसको पूरा पलट के ऐसे इधर ले जाएंगे, तो 1/v यहां से भी निकलेगा। तो यहां से देखिए आपका 1/v इक्वल टू 1/-9 प्लस करके इधर आएगा ये, तो 1/24 माइनस x, इसको मान लेंगे हम लोग समीकरण 2। अब यहां से समीकरण 1 व समीकरण 2 को बराबर करने पर, तो अगर आप देखे होंगे तो समीकरण 1 आपके पास क्या आया था, तो 1/9 माइनस 1/x, और समीकरण 2 आपके पास क्या है, तो ये दिया गया पूरा, ठीक है ना। 1/v के बराबर दोनों थे, तो दोनों को हमने बराबर में कर दिया। अब देखिए यहां से आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा जो कि होता है द्विघात समीकरण। तो इसमें देखिए कैसे बनता है, यहां पर 1/9 और ये वाला जो 1/9 है इधर आएगा, तो ये माइनस का इधर आए तो प्लस का हो गया, तो 1/9 प्लस 1/9 इक्वल टू, अब ये 1/x माइनस का है यहाँ पर, ठीक है, ये माइनस लगा है तो इधर जाएगा तो प्लस का बनेगा, तो 1/x इधर हो गया प्लस का, और ये आपका पहले से लिखा है। तो इधर देखिए इनका दोनों को हल करेंगे तो 9 का एलसीएम 9 आया, ऊपर का जुड़ के 2 हो गया, तो 2/9 बराबर यहाँ पर देखिए x और 24 माइनस x, इन दोनों का एलसीएम ये रहेगा, तो ये आएगा 24x माइनस x स्क्वायर। इसको डायरेक्ट मैंने सॉल्व किया है, तो आप कर सकते हैं आसानी से। x से x कैंसिल होगा तो ये बचेगा 24 माइनस एक्स, और 24 माइनस एक्स से 24 माइनस एक्स कैंसिल होगा तो x बचेगा। तो यहाँ पर ये आया एक प्लस का एक माइनस का, इसलिए दोनों कैंसिल हो गया, ठीक है। अब ये 24 गुणे 9 कराएंगे, तो 24 गुणे 9 जब करेंगे यहाँ पर देखिए, आप इसी प्रकार से कर सकते हैं, या तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। कैसे, जैसे यहाँ पर 24 है, अब आप डायरेक्ट यहाँ पर 2 ऊपर दिया गया तो ऊपर के काट देंगे, तो यहाँ पर 12 दूना 24 होता है, तो यहाँ पर आएगा 12, ठीक है ना, 12 आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर बचा 1/9, तो 9 को क्या करेंगे 12 से गुणा कराएंगे, तो 12 नहीं है 108 आ गया यहाँ पर, और ये आपका 24x माइनस एक्स स्क्वायर आपका 1 से गुणा करके इधर आ जाएगा। तो आप देखिए यहाँ पर इसको जब हम द्विघात समीकरण बनाते हैं तो यहाँ पर क्या बनेगा, एक्स स्क्वायर और यहाँ पर 24 इधर आएगा x, और यहाँ पर इधर इसको लाएंगे तो माइनस का 108 होगा। इन सभी से हम लोग माइनस को कॉमन ले लिए, माइनस चिन्ह हमने इससे कॉमन ले लिया, तो ये हमारा 0 की तरफ आ गया, इसलिए समीकरण हमारा बन गया x स्क्वायर माइनस 24x प्लस 108। अब यहाँ पर द्विघात समीकरण आपने क्लास 10th में बहुत सारे द्विघात समीकरण पढ़े हैं, इससे आपको इसका x का मान निकालना है, मतलब ऐसे इसका गुणनखंड करना है आपको कि आपका जोड़ने घटाने पर 108 गुणा करने पर 108 आ जाए, और जोड़ने या घटाने पर उनकी वैल्यू 24 आ जाए माइनस की। तो देखिए आपको पता है यहाँ पर इसका क्या कर सकते हैं, इसमें जैसे 18 और 6, 8 से 14, यानी कि 18 और 6 यहाँ पर हो सकता है। तो जैसे 18 गुणे 6 करेंगे तो यहाँ पर 108 हो जाएगा,
मतलब गुणा करने पर, और अगर उन दोनों को माइनस का 18 और माइनस का 6 जोड़ेंगे तो माइनस का 24 आ जाएगा। तो गुणनखंड हमें यहाँ से मिल गया। चलिए अब सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर लिखेंगे x, इससे आपका x माइनस 18 और माइनस का 6, फिर यहाँ पर x माइनस 18, तो एक आपका x माइनस 18 और एक आपका x माइनस 6, तो x की दो वैल्यू आएंगी, एक 18 और एक 6, ठीक है ना। तो लिखेंगे अतः लेंस को पहले स्रोत O1 से 18 सेंटीमीटर व दूसरे स्रोत O2 से 6 सेंटीमीटर दूरी पर रखने पर दोनों के प्रतिबिंब हमें एक ही बिंदु पर प्राप्त होंगे, ठीक है ना। तो इस प्रकार से आप यहाँ पर निकाल सकते हैं x का मान, और यही चीज इसमें निकालना था। इसके बाद देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी न्यूमेरिकल है। क्वेश्चन करा कि 800 एंगस्ट्रॉम एवं 700 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य की पराबैंगनी किरणें जब हाइड्रोजन परमाणु पर उनकी मूल अवस्था में डाली जाती हैं या आपतित होती हैं तो उनसे क्रमशः 1.8 eV तथा 4.0 eV गतिज ऊर्जा के इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो प्लांक नियतांक का मान ज्ञात करिए। 2 नंबर का ये क्वेश्चन है, प्लांक नियतांक, इसमें h की वैल्यू आपको ज्ञात करनी है, ठीक है ना। तो ये भी न्यूमेरिकल है। इसके बाद अगर बात करें तो खंडता भी यहाँ पर इसी प्रकार से क्वेश्चन स्टार्ट होता है, जैसे कि आपके सामने पहला क्वेश्चन जैसे कि प्रकाश तरंगों के व्यतिकरण से आप क्या समझते हैं, व्यतिकरण की शर्तें। 3 नंबर का है व्यतिकरण से, ठीक है ना, थ्योरी है पूरा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसको पढ़ लीजिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस बार भी ये क्वेश्चन आपके आने वाले हैं। तो इसके बाद देखिए, एक प्रसारण केंद्र से 300 मीटर तरंग दैर्घ्य वाली तरंग प्रसारित की जाती है, तो एक 2.4 माइक्रोफैरड धारिता वाला संधारित्र उपलब्ध है। इसमें बताइए कि अनुनादी परिपथ के लिए आवश्यक कुंडली के प्रेरकत्व की परिकलन करिए। 3 नंबर विद्युत परिपथ संबंधी किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम तो भैया मैंने आपको बता ही दिया, दोनों नियम मैंने आपको पढ़ा रखे हैं। तो देखिए 3 नंबर में ये क्वेश्चन किरचॉफ के नियम पूछे जाते हैं। इसके बाद अगर बात करें अगला क्वेश्चन, यहाँ पर कह रहा कि देख सकते हैं न्यूमेरिकल है। तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे, आप लोग थ्योरी के ज्यादा चक्कर में मत पड़िए, थोड़ा सा न्यूमेरिकल डेरिवेशन पर भी फोकस करिए। ऐसे यहाँ पर ये क्वेश्चन दिया गया। इसके बाद प्रकाश वैद्युत प्रभाव क्या होता है, इसके नियम लिखिए, ये हो गया। और फिर आपका 3 नंबर में देखिए ट्रांसफार्मर से एक न्यूमेरिकल है। यहाँ पर देखिए, नहीं, ये आपका ट्रांसफार्मर क्या है, इसकी संरचना। तो थ्योरी है, इसमें देखिए कितना बताना पड़ेगा आपको, लगभग यहाँ पर, हाँ, इसमें लिखना पड़ेगा ट्रांसफार्मर क्या है, इसके प्रकार बता देने हैं, और जैसे कि अपचाई ऊंचाई ट्रांसफार्मर दोनों के प्रकार हो गए ना इसके, तो उसका बता देना है प्रकार, और उसके चित्र बना देने, ठीक है ना। और बाकी संरचना तो आपको बनाना, यही तो बताएगा, संरचना के बारे में लिखिए। तो 3 नंबर में इतना करना है। इसके बाद यहाँ पर देखिए कह रहा कि 2 × 10 - 10 मीटर त्रिज्या के वृत्ताकार मार्ग पर एक इलेक्ट्रॉन 3 × 10 6 मीटर प्रति सेकंड की एक समान चाल से चक्कर लगा रहा है, ठीक है ना। तो बताइए कि वृत्ताकार मार्ग के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की हमें गणना करनी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पर अगला क्वेश्चन, एक अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी में प्रतिबिंब का बनना स्वच्छ किरण आरेख बनाकर समझाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर, एक इलेक्ट्रॉन 500 वोल्ट के विभवांतर से त्वरित किया जाता है, वह कितनी चाल प्राप्त करेगा। देख सकते हैं किस लेवल के क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आते हैं, और आप पढ़ क्या रहे हैं, वायरल पेपर पढ़ने से कुछ नहीं होगा भैया, टॉपिक पर आइए, ठीक है ना। इसीलिए मेरा मकसद था, आज मैं आपको ये पेपर इसलिए दिखा रहा हूं ताकि आपको पता चले कि बोर्ड एग्जाम में पेपर कैसे आते हैं। आपको यहाँ पर किस प्रकार से भैया लेके पेपर आ जाते हैं, काफी सारे मैं देख रहा हूं, यहाँ पर 24 लिख देंगे और बता देंगे यही पेपर आएगा, इसको पढ़ लो। भैया पेपर देखिए कोई यहाँ पर बना नहीं रहा, कोई भी चैनल पर जो पढ़ा रहा है, ठीक है ना, ये बात अपने माइंड पर रखिए। 24 घंटे आपको सिर्फ और सिर्फ टॉपिक पर फोकस करना है। मैं मानता हूं कि आप पेपर पढ़कर पैटर्न जान जाते हैं, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर पर ज्यादा फोकस करेंगे, इसीलिए मॉडल पेपर आपको प्रोवाइड कराया जाता है और प्रीवियस ईयर पेपर दिए जाते हैं कि आपको उनसे पढ़कर एक सीख मिले कि कैसे पेपर आएंगे। और भैया 2024 करके लो वायरल पेपर यही आएगा, जिंदा जला देना, ये कर देना, फलाना दुनिया का आप देखते होंगे। तो देखिए ज्यादा आप देखिए, लेकिन इतना भी आपको बिलीव नहीं करना कि यही आ जाएगा। आप इतना खुद समझदार हैं, आप 12th में पढ़ रहे हैं, तो इसलिए ऐसे पेपर आपका आने वाला है। आपका ये ओरिजिनल पेपर देख सकते हैं और आप फोकस करिए, बाकी ऐसे पर आपको बिलीव नहीं करना जो आपको जो है बेकार की चीज़ें, फेक चीज़ें बता रहे हैं, ठीक है ना। तो ऐसे आप यहाँ पर इनको इधर के क्वेश्चन भी देख सकते हैं। यहाँ पर ये भी एक न्यूमेरिकल, यहाँ पर भी आपका अथवा में न्यूमेरिकल है। फिर है बोर के परमाणु मॉडल के अभिग्रहित लिखकर समझाइए, 3 नंबर। और यहाँ से 5 नंबर वाले क्वेश्चन, जैसे हाइगेंस की तरंग सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के तरंगों के
परावर्तन के नियम की व्याख्या। भैया ये क्वेश्चन इस बार याद कर लीजिएगा, ये जो एक क्वेश्चन है इसमें आपका एक क्वेश्चन और बनता है, हाइगेंस के द्वितीयक तरंगिकाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश के अपवर्तन की व्याख्या। इस बार देखिए क्या आया था, परावर्तन की व्याख्या। ये दो क्वेश्चन है, दो में से एक क्वेश्चन 5 नंबर में बिल्कुल फिक्स रहता है, ये ध्यान रखिएगा। तो दोनों को तैयार करना, अब ये तो नहीं मैं बता सकता कौन सा आएगा, लेकिन फिर भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये हो गया। और अथवा में एक क्वेश्चन दिया गया, फिर है फोटो डायोड की संरचना एवं कार्यविधि को समझाइए। ये हो गया। अथवा में एक आपका न्यूमेरिकल है, जैसे कह रहा किसी प्रिज्म का अपवर्तन कोण ए तथा अपवर्तनांक यहाँ पर cot a/2 है, न्यूनतम विचलन कोण ज्ञात करिए। 5 नंबर का क्वेश्चन है, देखिए ये आपका न्यूमेरिकल, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पर एक सिद्ध करने के लिए क्वेश्चन है, जैसे कह रहा सिद्ध कीजिए कि एक समरूप त्रिज्य। क्वेश्चनों को देखिए पहले किस लेवल के क्वेश्चन है, छोड़कर वीडियो को मत भागिए, पहले यहाँ पर देखिए, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन आपके जब आ जाएंगे ना तो वहाँ पर लगेगा कि भैया फिजिक्स का पेपर तो बहुत कठिन आया था, फिर आके पेपर दे के जब आएंगे कमेंट करेंगे कि आपका पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं है। तो कहाँ से आएगा भैया, क्योंकि आप ध्यान नहीं दे रहे हैं, पूरे साल घूम रहे हैं, बता रहे हैं कि थ्योरी पढ़ के हम पेपर दे देंगे तो 65+ आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं आने वाला भैया। आपको पढ़ना है तो पढ़ सकते हैं, और अगर आपको ये बातें बुरी लगती हैं तो आप चैनल को छोड़कर जा भी सकते हैं। बाकी मैं जो चीज़ें बोलूँगा एकदम रियल बोलूँगा, ऐसा बिल्कुल नहीं है कि आप हमारे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, ऐसे करें, ये करें, वो करें। अगर पसंद आता है तभी करें, वरना कोई यहाँ पर ज़बरदस्ती वाली बात तो होती नहीं, ठीक है ना। तो इसलिए मैं जो बताऊँगा रियल बताऊँगा, थोड़ा सा ध्यान से आपको बिल्कुल कड़ाई के साथ ही इन सब्जेक्टों को जो है लेके चलना है, बिल्कुल ऐसा लापरवाही नहीं बरतनी इन पर, ठीक है ना। तो ऐसे क्वेश्चन ये आपके नाभिकीय विखंडन संलयन से, तो ये थ्योरी वाला पोर्शन आपको पास करा देगा, लेकिन अच्छे नंबर चाहिए तो आपको फिर थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, ठीक है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही प्यारे साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ऐसे ही आपको यहाँ पर और भी काफ़ी सारे सेट्स हैं पुराने जो 23 वाले हैं, उनको भी मैं सॉल्व कराऊंगा। तो चैनल पर आप लोग बने रहिएगा, अगर पसंद आता है, फिर नहीं पसंद आता तो कोई बात ही नहीं। बाकी चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।